Good afternoon, guys. So this is CS Sakshi Jha here for your subject called as SBIL, है ना? तो ये जो सब्जेक्ट है आप लोगों का, बेसिकली पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट आखिर आपको कहना क्या चाहता है, आप लोगों को क्यों पढ़ने की ज़रूरत पड़ी इस सब्जेक्ट को, है ना? और पूरा पूरा मोटा मोटा आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, पहले उसका ओवरव्यू लेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद दी आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर, है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ग्रुप 1 का पेपर नंबर 3 है आपका SBILL, यस और नो? यस। तो कहता है देखो SBIL का मतलब क्या होता है, कहता है देखो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर लॉ, है ना? क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी बिजनेस इंडस्ट्री एंड लेबर लॉ, यस और नो? यस। तो कहता है देखो क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी। सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है, पहले इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका उस सब्जेक्ट को लेके 1-on-1 कनेक्शन बन पाए कि आखिर ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जब आपके उसके पीछे का वाई जान लोगे ना, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए ईजी हो जाएगा पढ़ना, ठीक है? तो सबसे पहले जानो कि आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज़ें होती हैं वही ये सब पूरा सब्जेक्ट आपको बताता है ना? कि आपको बिजनेस को सेटअप कैसे करना है, कैसे क्या क्या लीगल कंप्लाइंसेस को आपको फॉलो अप करना है, यस और नो? यस। तो कहते हैं देखो क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी, है ना? तो आपको तो देखना ही पड़ेगा कि लीगल कंप्लाइंसेस कैसे हैं, कैसे आप बिजनेस को सेट करते हैं, कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सूटेबल है, यस और नो? ये तो आप सजेस्ट करोगे ही ना? यस। तो कहते हैं देखो सबसे पहले आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आप देखते हैं कि आप कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करेंगे, ठीक है? तो आपका पार्ट ए कहता है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पार्ट आपको बताता है इंडस्ट्री एंड लेबर लॉ, ठीक है? जिसमें आप देखते हैं कि लेबर से रिलेटेड लॉज, इंडस्ट्री से रिलेटेड लॉज, ये सारे लॉज वगैरह आप पार्ट बी के अंदर देखते हैं। सबसे पहला आप देखो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अभी अभी मैंने बताया क्योंकि आप जाके बिजनेस को सेटअप करने वाले हैं। बिजनेस के लिए आप सेटअप ना भी करें बट आपके जो क्लाइंट्स होंगे उनको आप आइडिया देंगे कि आपको कौन सा बिजनेस सेटअप करना चाहिए, कौन सा बिजनेस को आगे लेके चलना चाहिए, यस और नो? यस। उसके बाद कौन सा आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हो तो उसकी क्या लीगल कंप्लाइंसेज है। अगर आप बिजनेस के अंदर आपके लेबर्स होंगे तो उनके लिए क्या क्या ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, है ना? कंप्लाइंसेस है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखते हैं। ओके, यस। तो देखो सबसे पहले अब हम देखते हैं पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर पार्ट ए जो कि हमारा 60 मार्क्स का है, ये पूरा टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पूरा सब्जेक्ट रहने वाला है। 60 मार्क्स का आपका पार्ट ए है। कहता है देखो सबसे पहला चैप्टर है आपका सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखेंगे आप कि भाई आप जो बचपन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स पढ़ के आए होंगे तो वही ये बताता है कि देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चीज़ें लीगल कंप्लाइंसेस आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे एक पर्टिकुलर बिजनेस फॉर्म्स को चूज करने के लिए। तो ये आपको बताता है सबसे पहले कि आपको कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए। दूसरा कहता है कॉर्पोरेट एंटिटी, मतलब कौन से, जैसे आपने एक बार मान लो कि आपने एक बार सोच लिया कि हाँ भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को कंपनी खोलना है, तो उस कंपनी को आप कितने तरीके से खोल सकते हैं। कॉर्पोरेट के कितने कितने टाइप्स हैं। तो पहला टाइप आ जाएगा आपका प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये सारे प्रोसीजर, फॉरेन कंपनी एंड मैनी मोर, यस और नो? तो कहते हैं देखो सबसे पहले आपको बताएगा टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। सबसे पहले आपने देखा सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव डिसाइडेड कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक काम करना है, मुझे एक एंटिटी के साथ जाना है। और कैसे एंटिटी के साथ जाना है? कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ जाना है। तो कॉर्पोरेट एंटिटी का मतलब होता है नथिंग बट द कंपनीज और टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो कहते हैं देखो कितने का कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। तो सबसे पहला आता है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, प्रोसीड्यूर कंपनी और फॉरेन कंपनी। ओके, इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे फॉर्म करना है, आपको इनकॉर्पोरेशन के क्या क्या प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है इनकॉर्पोरेशन में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें आप पर्टिकुलर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके बेटा, यस। द नेक्स्ट चैप्टर इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देन इफ यू हैव डिसाइडेड कि भैया मैं तो क्या कॉर्पोरेट एंटिटी तो नहीं कर सकता बट क्या करूँगा, एक काम करूँगा, कुछ पार्टनरशिप के फॉर्म में चलाऊँगा, पार्टनरशिप चलाऊंगा
तो नॉर्मल पार्टनरशिप भी नहीं चला पाऊंगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चलाऊंगा, ताकि जिसमें मेरी जो लाइबिलिटी है वो क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप सारी लाइबिलिटी से रिलेटेड, मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से रिलेटेड आप सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि क्या क्या एग्रीमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हैं, है ना। क्या क्या लीगल कंप्लाइंसेज है जो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को फॉलोअप करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। कहता है उसके बाद आपको क्या देखना है, नेक्स्ट चैप्टर आपको कहता है आपको स्टार्टअप करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्टअप योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कैसे आप सेटअप करेंगे। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। इन सारे चैप्टर्स के लिए डीपली तो हम लोग जब जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे, इट जस्ट वी आर टेकिंग एन ओवरव्यू ओवर आवर सब्जेक्ट एंड सिलेबस, है ना, इसीलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट इज बेटा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। जिस व्यक्ति को छोटे छोटे, इस पूरे सिलेबस में हम लोग हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने वाले हैं, चाहे वो बड़े से बड़े जैसे कि कॉर्पोरेट एंटिटीज, बड़े से बड़े एंटिटीज, छोटे से छोटे और मीडियम से मीडियम, हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उन सबको भी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। फिर देखो, एक बार आपने क्या कर लिया, एक बार आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल सेटअप कर लिया, एंड देन यू नाउ यू वांटेड टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इनटू सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मान लो कि आपने, हो सकता है कि जब स्टार्ट किया था तो आपने प्राइवेट कंपनी से स्टार्ट किया था, बट अब आप क्या बनना चाहते हैं, पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जब आपने स्टार्ट किया था एलएलपी के साथ स्टार्ट किया था, बट अब आप क्या बनना चाहते हैं, कंपनी बनना चाहते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो कन्वर्जन के लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज को आपको फुलफिल करना पड़ता है, वो सारी चीजें आप इसके अंदर देखते हैं। जैसे देखो, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो गई पब्लिक कंपनी में, और या फिर वाइस वर्सा, पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो गई प्राइवेट कंपनी में। जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी, पहले कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी थी, नाउ वांटेड टू कन्वर्ट इनटू सम अदर काइंड ऑफ कंपनीज, फॉर एग्जांपल लाइक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और एंड मेनी मोर, है ना। उसके बाद कभी एलएलपी कन्वर्ट होना चाहती है कंपनी में, या कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, बिल्कुल हो सकती है। ओपीसी कन्वर्ट होना चाहती है, ठीक है, XYZ, है ना। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं। देन अगेन आता है आपका नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। ऊपर हमने देखा कॉर्पोरेट एंटिटीज, फिर अलग से हमने देखा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब हम देखेंगे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में आ जाएगा आपका वो एंटिटीज जो कि कॉर्पोरेट नहीं होती हैं, जैसे कि आपका पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्या कहते हैं, फिर आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, सोसाइटी, ट्रस्ट, फॉर्मेशन, इन्हीं का हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन, डीड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ओके बेटा, आर वी गुड टू गो? यस। नेक्स्ट इज बेटा फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मान लो आपने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया, तो अब आपको फाइनेंस की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो आपकी मदद कौन करेगा, तो यही सारे लोग आएंगे जो आपकी मदद करने के लिए आएंगे, आपके बिजनेस को क्या करने के लिए आएंगे, फंडिंग देने के लिए आएंगे। देन वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन के अंदर आप लोग देखेंगे कि कैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती है, साथ में मिलकर काम करते हैं। उसमें अलग अलग टाइप के आप कोलैबोरेशन पढ़ेंगे, जैसे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल, फिर जॉइंट वेंचर्स एंड अलग अलग तरीके के कोलैबोरेशन। ओके, कोलैबोरेशन का मतलब सिंपल यही है, जब एक या एक से ज्यादा कंपनीज आके, कंपनीज वेंचर्स या कुछ भी आके एक साथ आके क्या करती हैं, साथ में मिलके कोलैबोरेट करके क्या करते हैं, बिजनेस को चलाते हैं। यस और नो? यस। जैसे कि टाटा एंड स्टारबक्स, है ना। ओके, नेक्स्ट इज बेटा सेटिंग अप ऑफ ब्रांच ऑफिस, फिर उसके बाद आपके सब्सिडरीज, फॉरेन कंपनीज एंड मैनी मोर। कहते हैं देखो, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक बड़ी कंपनी बन चुके हो, अब आप क्या करोगे, ब्रांच को सेटअप करोगे, ऑफिसेज को सेटअप करोगे, हेड ऑफिसेज को सेटअप करोगे, तो उसके क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सब हम लोग देखते हैं, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब जितना तक अभी तक हमने जाना है, समझा है, तो उससे आपको ये समझ में आया कि बेसिकली वी आर डूइंग नथिंग बट द रीडिंग ऑल द कंप्लायंसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? यस। उसके बाद कहता है बेटा देखो, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया और इश्यूज रिलेटेड देयर। और कहता है देखो, अगर आपको कल को बिजनेस सेटअप करना है कहाँ पे, इंडिया से बाहर, तो आपको क्या क्या
लीगल कंप्लाइंसेस को फॉलोअप करने पड़ेंगे और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं इन फ्यूचर, वो सारी चीजें आप इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद कहते हैं देखो आइडेंटिफाई करोगे लॉज क्या क्या एप्लीकेबल होंगे किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, और इनिशियल कंप्लाइंसेस क्या क्या लगेंगे आपके ऊपर मतलब जो भी व्यक्ति क्या करने वाला है, उस पर्टिकुलर कंपनी को सेटअप करने वाला है। करेक्ट है? ओके यस। एंड देन आता है आपका वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग। आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या क्या आपने एक बार पूछ लिया, समझ लिया। जैसे बहुत सारे लोग जब आपके पास क्लाइंट्स अगर आएंगे, अब इसके बाद जब आप लोग आर्टिकलशिप वगैरह करेंगे तो आप देखेंगे कि क्लाइंट्स को जब आप कोई चीज़ सजेस्ट करते हो ना कि आप एक काम करो, आप ना पार्टनरशिप खोल लो, आप LLP खोल लो, आप कंपनी खोल लो, आप प्राइवेट कंपनी खोल लो, आप OPC खोल लो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलो, आप कुछ भी सजेस्ट करेंगे ना तो सबसे दूसरा क्वेश्चन सबसे पहला आपको पूछा जाएगा कि ठीक है खोल लेते हैं, तो एक बात बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं आपको भेज दूं ताकि आप क्या कर देंगे, रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो वही बताते हैं देखो कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए इनिशियल डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंसिंग आपको क्या चाहिए होता है। तो कहता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है पहले वो जानो, फिर चाहिए होता है पैन, टेन, GST, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मतलब ETC बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड, मेमोरेंडम से रिलेटेड, लाइसेंसिंग से रिलेटेड, मैनी मोर डॉक्यूमेंट्स आर देयर जिसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आप उसको बनवाना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट्स को, फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपके जाके वैलिड हो जाएंगे आगे। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको पता होगा कि हमें आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए या नहीं है, रिक्वायर्ड है ना। तो ये चैप्टर आपको पर्टिकुलर चैप्टर आपको बताता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। क्या आपको अभी तक लगा कि एक भी चैप्टर आपका बेकार है या सिलेबस में क्यों पढ़ाया जा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हो आप लोग? यस। फिर आपका लेबर लॉ आता है। लेबर लॉ में आपके कुछ कुछ चेंजेस हैं, यहाँ पे थोड़ा आपका मॉड्यूल अपडेटेड नहीं है, बट लेबर लॉ के कुछ कुछ कोड्स क्या हैं, चेंजेस हो गए हैं। ओके यहाँ तक। बट फिर भी लेबर लॉ इंडस्ट्रियल लॉ में आप बेसिकली क्या पढ़ते हैं, तो लेबर लॉ इंडस्ट्रियल लॉ में आप लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आपको क्या करना है, अपने लेबर्स को रखना है और उनके लिए क्या क्या चीज़ें बेनिफिशियल होंगी, क्या क्या ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो उनको फॉलो अप करने पड़ेंगे और क्या क्या उनके राइट्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक बेटा? यस। जैसे कि देखो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस, मतलब क्या क्या ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट होती है वुमेन्स के साथ वर्क प्लेस पे जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, जिससे आपको प्रिवेंट, आपको मतलब कंपनी के हेड मेंबर्स को, यस और नो, तो कंपनी को उसको प्रिवेंट करके चलना पड़ेगा। और उसके लिए मान के चलो कल को अगर उसके साथ कोई भी हरासमेंट वगैरह होता है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं जिसमें जाके वो क्या कर सकती है, अपील कर सकती है। फिर लो वेजेस, फिर सिक्योरिटीज़, फिर लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब कितना आपको एटलीस्ट पेमेंट कितना मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इसमें देखते हैं और बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट पार्ट भी हम इसमें देखेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? यस। With this we are going to move forward with our very first chapter that is called as selection of business organization. Yes. Here it is. तो देखिए क्या कहता है कि देखो ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ने की ज़रूरत है और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी बताई जाएगी जो कि आपके लिए फ्यूचर में काम आएंगी। मान के चलो कल को आपके पास एक क्लाइंट आता है और आपको बताता है कि देखिए मेरे को ना एक बिज़नेस खोलना है, उस बिज़नेस के अंदर मुझे क्या काम करना चाहिए और मुझे कौन से टाइप ऑफ बिज़नेस को खोलना चाहिए मुझे नहीं पता, आई एम लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मेरे पास इतना कैपिटल है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरा ये चीज़ है, मेरे को ऐसे करना है, मेरे को वैसे करना, मतलब XYZ उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपने पास जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको बता दिया। नाउ यू हैव टू सजेस्ट देम कि भैया कि उनको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए
वो चूज कराने में आप उनकी क्या करेंगे, हेल्प कराएंगे। अच्छा, तो आप हेल्प तो तब करा पाएंगे ना जब आपको खुद को पता होगा कि हाँ ये पर्टिकुलर चैप्टर है, सॉरी ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे उसमें, इसमें इतना रिक्वायरमेंट होता है, इसकी टैक्स कंप्लाइंसेस ऐसे होती है, इसमें इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट मस्ट है, फिर उसके बाद इसमें इतने लोगों की ज़रूरत होती है, अगर ये किया तो ऐसा होगा, ये किया तो वैसा होगा। सारी चीज़ें तो आप तब कर पाओगे ना जब आपको खुद को पता होगी। यस और नो? यस। तो कहता है देखिए सबसे पहले कहता है अगर आपको आउटलाइंस पढ़ना है तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा कि कितने कितने बिजनेस टाइप्स के कितने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स हैं। तो पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है आपका पार्टनरशिप फर्म, तीसरा है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक एक को हम लोग अभी डीपली पढ़ेंगे। फिर कहता है फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, ओपीसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ओके, उसके बाद फिर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे इंपॉर्टेंट है जिनको आपको देखना चाहिए ताकि आप इन फैक्टर्स के ऊपर सोच के आप ये डिसीजन ले पाएं कि विच ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल फॉर अस। ओके, यस। तो देखिए क्या कहता है। सबसे पहले आता है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? सोल का मतलब होता है सिंगल एंड प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है बिजनेस। तो कहता है देखो जहां पे एक व्यक्ति ही क्या कर रहा होगा, पूरे बिजनेस को संभाल रहा होगा, जहां पे एक व्यक्ति ही क्या करेगा, पूरे बिजनेस को संभाल रहा होगा, ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस को संभालेगा, वही पूरे बिजनेस का कार्यभार देखेगा, वही सारे काम करेगा, वही सारे लायबिलिटीज लेगा, वही सारे रिस्क लेगा, वही सारे प्रॉफिट भी लेगा, वही सारा काम भी करेगा। सब कुछ जब एक ही व्यक्ति करता है, एक ही व्यक्ति के पास सारे राइट्स हैं, एक ही व्यक्ति के पास सारे लायबिलिटीज हैं, हर एक चीज एक ही व्यक्ति के पास है, तो ऐसे बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। बात समझ में आई? यहाँ तक क्या बोलते हैं ऐसे बिजनेस को हम लोग? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कहते हैं देखो जैसे मान के चलिए यहाँ पे है एक टुनटुन मौसी ने क्या लगाया? लड्डू का ठेला लगाया। यही करती है? यस। तो कहते हैं देखो मान के चलो कल को टुनटुन मौसी उस काम को नहीं करती है, क्या उनकी कंपनी, उनका जो दुकान है, क्या वो चलता रहेगा? नहीं ना। जिस दिन वो टुनटुन मौसी दुकान पे नहीं जाएंगी, उनका दुकान भी बंद हो जाएगा। जिस दिन वो काम को नहीं करेंगी, वो काम भी नहीं होगा। जिस दिन वो लड्डू नहीं बेचेंगे, लड्डू नहीं बिकेगा। बात समझ रहे हो आप लोग? मतलब सारे राइट्स, सारे ड्यूटीज किसके ऊपर है? एक ही व्यक्ति के। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम हो सकता है ना कि इन्होंने एक छोटू रखा हो। हाँ, हो सकता है वो छोटू रखा हो, लेकिन क्या उस छोटू को इंस्ट्रक्ट भी इन्हीं को करना पड़ेगा? क्या इन्हीं की ड्यूटीज है? ये सुनो, कल को ये नहीं आए, बीमार हो गई, तो इस छोटू को इंस्ट्रक्ट कौन करेगा? टुनटुन मौसी तो करेगी। अगर खुद भी बीमार होगी मान के चलो, तो क्या इनकी दुकान बंदी हो जाएगी कि नहीं होगी? छोटू के ऊपर दुकान थोड़ी ना छोड़ सकती है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए बिना थोड़ी काम हो सकता है। सुनो एक बात बताओ, अगर कल को प्रॉफिट होता है बिजनेस के अंदर, तो क्या टुनटुन मौसी खुद ही रखेगी या छोटू को भी बांट देगी? खुद ही रखेगी ना। तो ऐसे बिजनेस क्या कल को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्या बोलेगी छोटू तेरा भी लॉस है? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। तो कहते हैं देखो जहां पे पूरा राइट्स, पूरी लायबिलिटीज, पूरे ड्यूटीज, हर एक चीज को एंजॉय कौन करता है? एक ही सिंगल पर्सन, दैट इज कॉल्ड एज सोल प्रोप्राइटरशिप। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए क्या कहता है देखो कहता है a sole proprietorship is a form of business organization where one person own all the asset of the business. No legal formalities are required to create a sole proprietorship other than the appropriate licensing and conducting the business registration. Name if they differ that from the sole proprietorship, the owner reports income and loss to business along with the personal income tax return. क्या कहता है इसका मतलब? कहता है देखो अगर कल को, कहता है देखो सबसे पहली बात, आपको एक दुकान को खोलने के लिए कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है भाई। कल को एक बात बताओ, क्या कभी किसी किराने की स्टोर को खोलने वाले मालिक ने आपको बोला है कि देखो हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो ना? कभी बोला है? नहीं बोला है। कहता है देखो ऐसा कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स मस्ट तो नहीं है।
मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो कुछ कुछ ऐसे हमारे पास लॉज हैं जिसमें आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो आपकी मर्जी है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है उसको क्या करने का, रजिस्टर्ड करने का। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको, ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात, आपको कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कहते हैं देखो, आपको कोई भी अप्रोप्रिएट लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत भी एज सच नहीं है। हाँ, लेकिन मान लो अगर आप कोई स्पेसिफिक काम कर रहे हो, स्पेसिफिक काम कर रहे हो, मान के चले कैसे काम कर रहे हो, मान के चलो आप कोई बियर एंड वाइन्स का शॉप खोल रहे हो, तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगी आपको लाइसेंस लेने की, यस और नो? यस। कल को आप मेडिकल के शॉप खोल रहे हो तो आपको जरूरत पड़ेगी लाइसेंस लेने की। बात समझ रहे हो? तो कहता है जहां जहां पे स्पेसिफिक है तब तो करना पड़ेगा, ताकि आपके कोड ऑफ कंडक्ट को समझ सके हम लोग, लेकिन अदरवाइज नॉर्मल कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप खोलने के लिए ज़रूरत नहीं होती। किस चीज़ की? कोई भी लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। क्या कभी आपने देखा है कि आपके घर के बगल में ऊपर नीचे इधर उधर कहीं कोई टेलर आंटी होती हैं, तो क्या वो लाइसेंस लेके काम करते हैं? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ले सकती हैं, वो बात अलग है, अगर उनका मन है तो ले सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़, तीसरी चीज कहते हैं देखो, इसमें कोई भी इनकम या फिर लॉसेस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को, बल्कि जो व्यक्ति उस बिजनेस को चला रहा है वही व्यक्ति क्या कर लेगा, अपने ही इनकम टैक्स में उस पर्टिकुलर लॉस और इनकम को क्या कर देगा, दिखा देगा। प्रॉफिट एंड लॉस को अपने ही इनकम टैक्स में दिखा देगा। क्यों अपने इनकम टैक्स में दिखा देगा? क्योंकि अभी तो मैंने बताया ना बेटा, कुछ भी अलग से लीगल कंप्लाइंसेस है ही नहीं। मान के चलो आप दूसरे बैलेंस शीट या फिर दूसरे के पर्टिकुलर आईटीआर में अगर आपको दिखाना पड़ेगा, मान के चलो अगर आपको कंपनी के आईटीआर में आपको दिखाना है तो उसके लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, तब तो आप दिखा पाते हो ना। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती है, तब तो आप दिखा पाते हो ना। अदरवाइज तो कंपनी अलग और मेंबर अलग कंपनी के केस में, लेकिन पार्टनरशिप अलग और पार्टनर अलग, ऐसा तो नहीं होता। बात समझ रहे हो? तो अपने ही इनकम एंड लॉस स्टेटमेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ही टैक्स के इनकम टैक्स के कॉलम में दिखाना पड़ेगा। बात समझ गए? इजी है एकदम। यस। अब देखो, सबसे पहला क्या है आपका फीचर, क्या है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप का? तो कहते हैं देखो, सबसे पहला फीचर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी है भैया। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, अगर आपके बिजनेस को लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होता है तो आपको ही भरना पड़ेगा, चाहे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाए, उसके लिए लाइबल होगी। कल को अगर आपके बिजनेस में, आपके दुकान में कुछ चोरी वगैरह हो जाती है या फिर आपके दुकान को कोई लॉस वगैरह हो जाता है, तो क्या वो दुकान का लॉस कोई और बियर करेगा? नहीं बियर करेगा, आपको ही बियर करना पड़ेगा और अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो क्या, नहीं नहीं देखो देखो दुकान तो रहा नहीं और दुकान ने तुमसे कर्जा लिया था, मैंने थोड़ी लिया था, है ना? तो कर्जा देने वाला व्यक्ति आपको मारेगा कूट के, है ना? बात समझ में यहाँ तक? तो कभी भी आपका और आपके बिजनेस का कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। मतलब बिजनेस अलग और आप अलग, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप ये नहीं बोल सकते हो कि कर्जा तो दुकान ने लिया था, मैंने थोड़ी लिया था, जा दुकान से जाके मांग, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। आपको क्या बोलना पड़ेगा, भाई मैं ही दूंगा, ले लियो भाई कुछ दिनों के बाद। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो कहते हैं देखो, जस्ट एज अ पार्टनरशिप, जैसा पार्टनरशिप में है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। क्या है? कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। सारे डेट्स किससे रिकवर होंगे? कैन ओनली रिकवर फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर। सारे ही कर्जे किससे रिकवर करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप से रिकवर करेंगे। देयरफॉर द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी विद रिगार्ड ऑल द डेट्स एंड शुड बी हेवीली discourage any taking risk which means that suited only the small businesses। बात समझ में आई? तो कहता है इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप और आपकी दुकान अलग अलग नहीं है। अगर आपकी दुकान में कोई लॉस होता है तो वो आपका लॉस है, आपको ही बियर करना पड़ेगा, आपको ही भरना पड़ेगा। कल को टुनटुन मौसी का लड्डू का दुकान बिजनेस चौपट हो गया, उन्होंने कुछ कर्जा लिया उसको और करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, और वो बिजनेस नहीं चला, तो एक बात मुझे बताइए, क्या वो किसी भीम से मांगने जाएगी पैसा?
नहीं ना, खुद ही पैसे देगी ना। यस, बात समझ में आ गई यहाँ तक। यस, नेक्स्ट इज बेटा इजी टू स्टार्ट। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत इजीली क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई भी ऐसी खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस चीज में मेहनत नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको मेनली बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको ऐसा कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इजीली आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। खास मेहनत का मतलब रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है खास में, ऐसा कोई भारी भरकम प्रोसीजर नहीं होता रजिस्ट्रेशन का जिसमें आपको क्या लगेगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। देखिए क्या कहता है, नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर द प्रोप्राइटरशिप, ऑल द पर्सन नीड्स गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन रेलिवेंट टू द बिजनेस। बात समझ में आ गई यहाँ तक। यस, ओके, तो कैसा होता है, वेरी रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, एकदम इजी समझ में आ रहा है ना। यस, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्टनरशिप फर्म। क्या मतलब है पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप का फर्म का मतलब ये होता है बेटा, जब भी दो या फिर दो से ज्यादा व्यक्ति लोग क्या करते हैं, एक साथ आके बिजनेस को सेटअप करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को चलाते हैं, रिस्क बियर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, लॉस शेयर करते हैं, उसके बाद लाइबिलिटीज उनकी अनलिमिटेड होती है। जब ये सारी चीजें, एक अगर कोई गलती करेगा तो फटके दूसरा भी खाएगा, है ना, दूसरा अगर गलती करेगा तो तीसरा भी फटका खाएगा, मतलब एक की गलती दूसरे के लिए हो जाती है। एक पार्टनर दूसरे के लिए एजेंट की तरह काम करता है, मतलब एक व्यक्ति दूसरे के लिए काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो कहता है देखो, पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, जब भी एक या एक से ज्यादा व्यक्ति आके साथ में मिलकर बिजनेस करेगा। तो मैम क्यों करेगा साथ में आके बिजनेस, अकेले भी तो कर सकता है ना, क्यों जरूरत है साथ में आके करने की। तो बेटा अगर हम साथ में बिजनेस करते हैं तो एक बात बताओ, जहां पे मैं एक बिजनेस को करने में 1 लाख रुपए लगा पा रही हूँ, और अगर मान के चलो वहीं साथ में 2 लोगों को और जोड़ लिया, तो क्या मेरे पास 3 लाख रुपए नहीं होंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो क्या मुझे रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यस बिल्कुल मिलेंगे। और क्या एक बार बताओ, मैं सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स होंगे, बाकी के जो पार्टनर्स होंगे, क्या वो दूसरे काम में भी एक्सपर्ट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो कहता है अगर आप क्या करते हो, अब बहुत सारे रिसोर्स, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। हाँ वो बात अलग है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, जितने ज़्यादा लोग कॉन्फ्लिक्ट्स उतने ज़्यादा, वो सारी चीज़ें भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली फायदा भी है और नुकसान भी। एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। ओके, क्या कहता है देखो, when 2 and more person come together to pool funds and to start business, it is known as partnership firm। पहला क्या होता है इसका मोटिव, अर्न करना, क्या प्रॉफिट अर्न करना, है ना। फिर कहता है देखो कैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म में अपने फर्म को क्या करके रजिस्टर्ड करा के, और रजिस्टर करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते हैं, मर्जी है। कह रहा है देखो कौन सा एक्ट लगता है पार्टनरशिप के ऊपर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बात समझ में आई यहाँ तक। यस, ओके, कहते हैं देखो कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है। कहते हैं देखो जो हमारा इसमें ठीक है, तो कहते हैं देखो इसमें मेनली आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना हो सकता है, 100 तक आप लेके जा सकते हैं, और अब तो इसमें और भी ज्यादा बढ़ गया है ना। यस और नो, यस। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। यस, कहते हैं देखो सबसे पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप का, कहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है आपका। क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बिल्कुल है। कल को अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से उस पर्टिकुलर लॉस को क्या करना पड़ेगा, लॉस को बियर करना पड़ेगा, और लॉस का भरपाई आपको ही करना पड़ेगा। कोई भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई ये देख लो वो देख लो, आपने तो कंपनी से, आपने तो फर्म से लोन लिया था, हमसे थोड़ी लिया था। पार्टनर्स ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बट कि क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को ही उस पर्टिकुलर लॉस की भरपाई करना पड़ेगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है। क्लियर है। यस, नेक्स्ट अगेन इजी टू स्टार्ट है। कह रहा है देखो कोई भी मैंडेटरी, अभी मैंने बताया कोई भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत थोड़ी होती है। आप चाहो तो करवाओ, आप नहीं चाहो तो मत करवाओ। आपका मन है तो करवाओ, आप नहीं मन है तो मत करवाओ। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, बट
अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फ़ायदे हैं आपके। जैसे कि फ़ायदा क्या है अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊँ मैम, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के फ़ायदा ये है बेटा, अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेते हो अपने पार्टनरशिप फर्म को, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपका जो फर्म है वो, अच्छा कोई तीसरा व्यक्ति आपको श्यू कर सकता है, आप श्यू नहीं कर सकते हो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप मतलब आपका फर्म, आपको फर्म श्यू नहीं कर सकता, तो कैन श्यू एंड कैन बिंग श्यू, ऐसे बहुत सारे फायदे हैं रजिस्ट्रेशन के, वो हम आगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में और देखेंगे। ठीक है बेटा, यस, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत है? नेक्स्ट आता है, कहता है देखो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, इतना कुछ खास महंगा नहीं होता। कैसे महंगा नहीं होता? तो कहता है देखो महंगा ऐसे नहीं होता कि आप अगर कंपनी खोलने जाते हो तो बहुत महंगाई होगी, आप ये करो वो करो, बहुत सारे प्रोसीजर करो, सीए को हायर करो, तो ये करो, XYZ ऑडिटर को हायर करो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कहते हैं देखो इतना कुछ खास पंगा नहीं है क्या करने में, पार्टनरशिप को खोलने में। अगर आप LLP को खोलते हो तो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। तो कहते हैं रिलेटिवली क्या कहता है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो बाकी के कंपैरिजन में आपका जो पार्टनरशिप होता है वो कैसा होता है, कम एक्सपेंसिव होता है। आई होप कि आपको बेटा यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। क्या मतलब है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का? कहते हैं देखो जैसे ही एक व्यक्ति, जो कि सबसे पहला रिक्वायरमेंट इज हिंदू होना चाहिए, है ना, सबसे पहला हिंदू हो, उसके बाद अपने फैमिली के साथ मिलके बिजनेस करे। क्या करे? फैमिली के साथ मिलके बिजनेस करे। और कौन सी प्रॉपर्टी पे बिजनेस करे? इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी से बिजनेस करे। सबसे पहली बात क्या हो, फैमिली के साथ बिजनेस करे। किसके साथ बिजनेस करे? फैमिली के साथ बिजनेस करे और इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी के साथ बिजनेस करे। और मान के चलो कल को इसमें मेंबर कैसे बन सकते हैं? तो कहता है बाय बर्थ ही आप क्या बन जाओगे? मेंबर बन जाओगे। कहाँ पे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। ठीक है बेटा। कहता है सबसे पहला कौन कर सकता है? ऐसे हिंदू फैमिली जो कि क्या हो? अनडिवाइडेड हो, जो कि डिवाइडेड नहीं हो। तो वो क्या कर सकते हैं? वो क्या कर सकते हैं? वो अपना बिजनेस खोल सकते हैं। उसके बाद देखना, कहते देखो HUF अलग होता है और मेंबर्स अलग होते हैं। HUF अलग होता है और मेंबर्स अलग होते हैं। तो क्या मतलब HUF अलग होते हैं और मेंबर्स अलग होते हैं? तो कहते हैं देखो आप क्या कर सकते हो, आप टैक्स अपने ही यूनिट पे क्या करोगे? अपने ही यूनिट पे डाल दोगे। ओके, अपने यूनिट मतलब HUF के यूनिट पे। ओके, उसके बाद कहता है कि आपके HUF का अलग से पेन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा अपने मेंबर्स के ऊपर, है ना, इंडिपेंडेंट होगा मेंबर्स से, है ना। उसके इसका मतलब समझो क्या लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी मेंबर्स की? नहीं, मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगी। बट किसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी? कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। कहता है देखो इसमें जो है ना कौन कौन लोग होते हैं? तो कहता है देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। HUF के अंदर मेनली कौन कौन होता है? HUF के अंदर सबसे पहला एक होता है आपका मेंबर्स। कौन होता है? मेंबर्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? को पार्टनर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? को पार्टनर्स। और दूसरा होता है बेटा कर्ता। ठीक है, कर्ता यानी कि जो व्यक्ति हेड ऑफ द फैमिली होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कर्ता। हेड ऑफ द फैमिली को हम लोग क्या बोलेंगे? हेड ऑफ द फैमिली को कर्ता बोलेंगे। और यहाँ पे ये ध्यान देना, जो कर्ता होगा वो कौन होगा? मेल मेंबर ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस। उसके बाद क्या है? और कहता है देखो अगर आपको क्या करना है, अगर आपको HUF को चलाना है तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेल मेंबर इन द फैमिली टू फॉर्म अ HUF। कम से कम 2 मेल मेंबर आपको चाहिए ही चाहिए। और क्या चाहिए? इनहेरिटेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए ही चाहिए। अभी मैंने आपको बताया इससे पहले। और कह रहे हैं हर एक मेंबर्स एंजॉय this property to have an equal share in the property. Thus any child taken birth in that family becomes members of HUF. There is no requirement for any agreement to become an member. क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? तो कहता है देखो अगर कोई भी HUF खोलते हो आप, तो पहली बात वो HUF को चलाने के लिए एटलीस्ट 2 मेल मेंबर तो होने ही चाहिए आपकी फैमिली में। ओके, अच्छा ठीक है।
और दूसरा कहता है वो 2 मेल मेंबर तो ठीक हैं, लेकिन आपकी इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए, होनी ही होनी चाहिए। अच्छा ओके। तीसरा कहता है देखो ऐसा, कहता है देखो आपको कोई भी सेपरेटली रिक्वायरमेंट नहीं है किसी के रजिस्ट्रेशन की, इंसान पैदा हुआ और रजिस्टर्ड हो जाएगा इसमें, किसमें, आपके जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। कैसे रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो कहते हैं हर एक व्यक्ति, हर एक मेंबर अपने अपने पर्टिकुलर शेयर्स के हिसाब से क्या होता है, रजिस्टर हो जाता है। मतलब इक्वल शेयर जितना उसका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में होगा उतने उतने शेयर के लिए क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है। ओके क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, यस। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या मतलब है, कहते देखो पार्टनरशिप के अंदर हमने बहुत सारे फीचर्स देखे, सब कुछ ठीक था, लेकिन पार्टनरशिप के पास एक चीज नहीं थी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। कहता है देखो पार्टनरशिप के बहुत सारे फीचर्स को हमने यहीं पे कोलैबोरेट कर दिया है और सारे फीचर्स के साथ एक और फीचर को हम लोग लेके आ गए, कौन सा फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर। और कहता है तब हमने क्या बनाया है, इसको बनाया है, इसको स्टार्ट किया। और कब हमने इसको स्टार्ट किया है, क्या कहते हैं 2008 के अंदर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर। बात समझ आई। तो कहता है देखो इसमें यू कैन एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ कंपनी बट कम एक्सपेंस में, बट कम सारी चीजों में, बट आप क्या कर सकते हैं, आप सारे ही कंपनी के बेनिफिट्स को क्या कर लेंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो कहता है देखो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एन ऑल्टरनेट कोऑपरेटिव। क्या बताया मैंने अभी क्या बताया कि भले ही आप कंपनी नहीं है बट फिर भी आप कंपनी के सारे बिजनेस को क्या कर रहे हैं, सारे कंपनी के सारे बेनिफिट्स को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो कहता है बिजनेस एंटिटी दैट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी बट अलाउज द मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग एंड द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द बेसिस ऑन द म्यूचुअल अराइव्ड अग्रीमेंट। बात समझ में आई यहाँ तक। कह रहा है हर एक चीज, हर एक फीचर तो किसके हिसाब का है, आपका पार्टनरशिप का हिसाब का, बट सारे बेनिफिट जो कि कॉर्पोरेट एंटिटी लेता है वो सब आप ले पाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक। क्लियर है बेटा। यस अब कहता है देखो फीचर्स क्या क्या हैं। तो पहला कहता है सुटेबल फॉर नॉन स्केलेबल बिजनेस। क्या मतलब है इसका, सुटेबल है किसके लिए, जो वो सारे बिजनेस जिसको बहुत ज़्यादा सेवरल लेवल पे नहीं चलाना। यानी कि आपको एक बात समझ में आई, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोलेंगे तो बिल्कुल कहाँ पे रहेंगे, एकदम बिल्कुल आसपास छोटा सा, एकदम बहुत छोटे लेवल पे। पार्टनरशिप या फिर एलएलपी खोलेंगे तो लोकल लेवल पे रहेंगे, ऐसा नो। फिर उसके मान लो पार्टनरशिप खोलेंगे तो लोकल लेवल पे रहेंगे, एलएलपी खोलेंगे तो उससे भी ज़्यादा नेशनल लेवल पे जाएंगे, और कंपनी खोलेंगे तो आप कैसे जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। बात समझ रहे हो, यस। फिर कहता है बहुत कम कंप्लाइंसेज है, फ्यूअर कंप्लाइंसेज है, इतना कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, भले ही यू आर एंजॉइंग दी बेनिफिट्स, लेकिन स्टिल कहता है देखो एमसीए ने क्या किया है, एमसीए ने बहुत सारे कंसेशंस दिए हैं। किसको कंसेशंस दिए हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को कंसेशन दिए हैं। क्या क्या कंसेशन दिए, तो कहते हैं देखो इन सबको इतने सारे ऑडिट्स की वगैरह की जरूरत नहीं होती है, बट ऑडिट की जरूरत कब पड़ेगी, जब इसका टर्नओवर कितना 40 लाख को क्या करेगा, कंट्रीब्यूट कर क्या कहते हैं क्रॉस करेगा, और अगर कंट्रीब्यूशन अमाउंट अगर 25 लाख को क्रॉस करेगा तभी जाके क्या करने की जरूरत है बेटा, इसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत, अदरवाइज इसको ऑडिट करने की जरूरत है, अदरवाइज इसको ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं बहुत सारे ऐसे हमने छूट दिए हैं, किसको छूट दिए हैं, हमारे एलएलपी को छूट दिया है। और कह रहा है फर्दर मोर वेयर इज ऑल द स्ट्रक्चर चेंज नीड्स टू बी कम्युनिकेट टू आरओसी इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज द रिक्वायरमेंट इज मिनिमल फॉर दी एलएलपी। कहता है देखो जितना अगर कोई भी चेंजेस वगैरह अगर हमें करना होता है स्ट्रक्चर में, कंपनी के स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले आपको जाके किसको बताना पड़ता है, आरओसी को जाके बताना पड़ता है। लेकिन हमारे किसके केस में, हमारे एलएलपी के केस में बहुत ज़्यादा छूट दी गई है, किसको, एलएलपी को, किसके द्वारा, आरओसी के द्वारा। आरओसी कौन होता है, रजिस्ट्रार्ड ऑफ
बोलो कंपनीज, है ना। उसके बाद कहता है देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर कहता है देखो कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे एक पब्लिक कंपनी में मेंबर्स के लिए कोई लिमिट नहीं है ना, मिनिमम मेंबर तो 7, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो देखो इसमें भी मेंबर्स के ऊपर कोई भी जो क्या कहते हैं लिमिट है वो कुछ भी लिमिट नहीं लगाई गई है। बात समझ में आई यहाँ तक? यस, क्लियर है यहाँ तक बेटा? यस, आगे बढ़े, ऑल क्लियर। चलिए अब कहता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है बेटा? कहता है देखो जब भी एक व्यक्ति, जब भी बहुत सारे व्यक्ति मिलके क्या करेंगे, लोगों के भले के लिए अपनी मन मर्जी से वॉलंटरीली आके ज्वाइन करेंगे किसको? सोसाइटी को। और क्या करना उनका मोटिव है? लोगों का भला करना ही उनका क्या है? मोटिव है। तो वो अगर आके कोऑपरेटिव सोसाइटी का या तो फॉर्मेशन करेंगे या तो ज्वाइनिंग करेंगे किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी को। तो ऐसे सोसाइटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऐसे सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। बात समझ में आए? लोगों का भला करना ही इनका क्या होता है? मोटिव होता है। और कोई भी इनके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होती, बट क्या होता है, आप अपने मन मर्जी से आए हैं और लोगों का क्या करना चाहते हैं? भला करना चाहते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं। तो एक बात बताओ, अगर हम लोग खुद से ही आके किसी का भला करना चाहेंगे तो हमारी लायबिलिटी कैसे होगी? तो इसमें लायबिलिटी होती है आपकी लिमिटेड। रिस्क वगैरह कैसा होता है? तो कहता है देखो जितना जो रिस्क लेना चाहता है उतना उतना रिस्क उसके ऊपर होता है। तो फेयर रिस्क होता है। समझ में आया यहाँ तक? यस, ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस। देखो फीचर्स क्या क्या हैं? तो कहता है देखो फीचर्स है कोऑपरेटिव इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड टुगेदर बाय द म्यूचुअल कंसेंट एंड डेलिब्रेटेड determine they act jointly for some common purpose. Society are usually registered for promotion of charitable activity like education, religion, art, culture, music, sport and etc and many more. क्लियर है? यस। नेक्स्ट आता है बेटा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कहता है देखो ये कंपनी स्टार्ट ही इसके लिए किया गया था, किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था? ताकि वो कॉमर्स, आर्ट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, इन सबको क्या और भी कोई भी प्रोजेक्ट जिसको जो कि क्या करेगा, उनको प्रोवाइड करेगा प्रॉफिट्स और एनी अदर इनकम अप्लाइड टू द प्रमोटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी only the object of company and no dividend is paid to the member. सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि क्या काम करती है? जो कि मेनली इन्हीं कामों में लगी हुई होती है। आर्ट को प्रमोट करेगी, कल्चर को प्रमोट करेगी, कॉमर्स को प्रमोट करेगी, स्पोर्ट्स को प्रमोट करेगी। और ये जो प्रमोशन वो जो करती है ना, वो एक तरीके से चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। कोई भी प्रॉफिट कमाना उनका मेन मोटिव नहीं होता है। तो उनको सपोर्ट किससे मिलता है? गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। और इनको क्या करना पड़ता है? इनको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। वही सेम कौन से एक्ट के अंदर? वही सेम कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ओके, यस, बात समझ आई? क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हमने पढ़ा पार्टनरशिप, तीसरा हमने पढ़ा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, चौथा हमने पढ़ा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पांचवा हमने पढ़ा क्या? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिक्स्थ हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 8 कंपनी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है पक्का? चलिए नेक्स्ट इज बेटा कहता है देखो सेक्शन 8 कंपनी को अगर मैं मतलब ये अगर समराइज करेगा तो सबसे पहले देखो अभी मैंने क्या बताया आपको कि किसके ऊपर काम करता है? तो ये काम करता है आपके आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट्स, वही सबके ऊपर काम करता है और कोई भी अदर प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करता है, चैरिटी वगैरह ही करता है। कह रहा है द प्रॉफिट इफ एनी द अप्लाई टू द प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट। कह रहा है अगर गलती से, क्योंकि इसका मोटिव कैसा नहीं होता, प्रॉफिट कमाना नहीं होता, और कहता है अगर कोई प्रॉफिट हो भी जाता है तो ये जो प्रॉफिट हुआ है उसको कहाँ ये लोग यूज कर लेते हैं? उन्हीं अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए ही यूज कर लेते हैं। फिर कह रहा है इट प्रोहिबिटेट्स द पेमेंट एंड डिविडेंड टू द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स को कोई भी पेमेंट नहीं मिलता, कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है। सेक्शन 8 कंपनी यूज ही क्या इनकॉर्पोरेट करते हैं, और जो उसका नाम के साथ आप यूज करेंगे वर्ड, कह रहा है
विदाउट आप ना तो लिमिटेड लगाएंगे और ना ही प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे। कहता है देखो आप जो भी कंपनी को स्टार्ट करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के साथ, आप कोई भी नाम के साथ ना तो लिमिटेड वर्ड का, आपको पता है अगर हम प्राइवेट कंपनी खोलते हैं तो आप कौन से वर्ड का यूज करेंगे, लिमिटेड का, है ना, और सॉरी प्राइवेट लिमिटेड का, और अगर आप पब्लिक कंपनी खोलते हैं तो आप क्या वर्ड का यूज करेंगे, लिमिटेड का। तो कहता है लेकिन अगर आप सेक्शन 8 कंपनी खोलते हैं तो आप कोई भी ऐसे वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आपको तो फिर क्या करना है, आपको इनमें से कोई भी वर्ड को यूज करना नहीं है। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी पेड अप कैपिटल मिनिमम नहीं होता, जिसको जितना लाना होता है वो लेके आओ। फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई इतनी खास मेहनत नहीं है। बात समझ में आई यहाँ तक? इजी है, इजी है। नेक्स्ट आता है बेटा 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी जहाँ पे एक ही व्यक्ति होगा, एक ही मेंबर होगा और बाकी लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे। जैसे कि देखो एन ओपीसी मीन्स अ कंपनी और विद ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। एक ही व्यक्ति मेंबर होगा भाई, एक ही इंसान। तो मैम सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो यही था, लेकिन एक बार बताओ सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, यस और नो, है ना? क्या कंपनी अलग, टुनटुन मौसी अलग, टुनटुन मौसी का बिजनेस अलग था, नहीं था। लेकिन जब हम ओपीसी करते हैं तो ओपीसी में क्या टुनटुन मौसी को कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत थी, नहीं थी, है ना? लेकिन जब हम ओपीसी को स्टार्ट करते हैं तो मेंबर अलग, कंपनी अलग। एक मेंबर भले ही है लेकिन उसके साथ साथ बाकी के भी लोग क्या कर रहे होंगे, बाकी के भी लोग काम कर रहे होंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? और उसके साथ और कौन होगा, उसके साथ एक नॉमिनी हो सकता है कि कल को अगर मान के चलो उस मेंबर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी ही आगे चल के उस बिजनेस को संभाल लेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या जैसे ही टुनटुन मौसी की डेथ हो जाती है तो क्या उनका लड्डू का बिजनेस चलता रहेगा, दुकान चलती रहेगी? नहीं, दुकान भी बंद हो जाएगी उसी तरीके से। तो कहता है देखो मेन कहता है ओपीसी मीन्स अ कंपनी विद ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर, शेयर होल्डर्स कैन मेक ओनली 1 नॉमिनी शैल बी बिकेम अ शेयर होल्डर इन केस ऑफ डेथ एंड इनकैपेसिटी ऑफ स्टेक होल्डर। कह रहा कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक पर्सन और स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट होगा किस किस चीज में, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा अच्छा होता है, सिंगल प्रमोटर होता है, पूरा कंट्रोल होता है, डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद सारे ही पावर्स वगैरह इसके हाथ में होता है। बात समझ में आई यहाँ तक? बात समझ में आई यहाँ तक? बात समझ में आए? तो क्या मैम ये फिर इसका मतलब पब्लिक ऑफरिंग भी ला सकता है, शेयर्स भी इशू कर सकता है? नहीं, शेयर्स वगैरह इशू नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, सारा ही कंट्रोल किसके पास होना चाहिए, सारा ही कंट्रोल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल व्यक्ति के पास। तो कोई भी इक्विटीज वगैरह, फंडिंग वगैरह रेज नहीं कर सकता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस। फीचर्स देखो, सबसे पहले कह रहा है एक ही सोल एंटरप्रेन्योर होगा, एक ही व्यक्ति होगा जो कि काम करता रहेगा। उसके बाद कह रहा है लो कंप्लाइंसेस हैं, कुछ खास ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेन चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, कह रहा है कि सबसे पहले आपको अच्छा एग्जम्पशन दी गई है, आपको किन किन चीज़ों से आपको कोई भी, जैसे मान लो आप कोई कंपनी खोलते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ेगी, यस और नो, है ना? कोई भी बोर्ड मीटिंग वगैरह करनी ही पड़ेगी, यस और नो। तो एक बात बताइए, यहाँ पे तो कोई मेंबर्स ही नहीं है, तो क्या इनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, एजीएम वगैरह करनी पड़ेगी? नहीं, इनको कोई भी एजीएम वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर हो गया? बिल्कुल। फिर कहता है देखो और क्या एडवांटेजेस है, तो कहता है देखो टैक्सेशन वगैरह में भी इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस दिए गए हैं। जैसे कि मान के चलो, कह रहा है ओपीसी लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ अ सम ऑफ द इंडस्ट्री स्पेसिफिक एडवांटेज बट द टैक्स आर टू बी पेड ऑन द फ्लैट रेट्स ऑन द प्रॉफिट। कहता है देखो जितना जिस हिसाब से कोई भी प्रॉफिट होगा उसी हिसाब से आपको, जैसे मान लो आपका कंपनी के ऊपर फ्लैट रेट से टैक्स लगता है ना 30% 40%, उस हिसाब से टैक्स लगता है ना, वैसे ही इसके ऊपर भी क्या लगेगा, फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्लियर हुआ? अब मुझे बताइए क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप, तीसरा एलएलपी, चौथा एचयूएफ, पांचवा सेक्शन 8 कंपनी, उसके सोसाइटी सेक्शन 8 कंपनी, है ना? उसके बाद हमने पढ़ा ओपीसी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का क्या मतलब होता है, देखो प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है जहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 200 मेंबर्स होंगे। जहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम कितने मेंबर्स, 200 मेंबर्स होंगे। तो कहता है प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी विच हैज ओनली द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, शेयर होल्डर्स राइट्स टू ट्रांसफर दी
शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड और मिनिमम मेंबर्स कितने 200 और मैक्सिमम मिनिमम कितने 2 और मैक्सिमम 200। यहाँ तक समझ में आई? यस। कह रहा है एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स और डिवेंचर और एनी टाइप ऑफ इक्विटी इज प्रोहिबिटेड। क्या मतलब पब्लिक ऑफरिंग ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद कहता है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी कहता है देखो, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितने भी हम लोग ये कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात कर रहे हैं ना, तो इनका रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। आपको अगर पब्लिक कंपनी बनना है, प्राइवेट कंपनी बनना है, आपका रजिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए? मैंडेटरी होना चाहिए। आप बिना रजिस्ट्रेशन के पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं बन सकते हैं। मतलब तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे? रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। क्लियर है? यस। कह रहा है देखो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कह रहा है? राइट्स वगैरह, आप राइट्स वगैरह यहाँ पे भी आप रिस्ट्रिक्टेड है, और फिर कहता है कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और कहता है 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड चलेगा। उसका इनविटेशन वगैरह आप ले सकते हैं किससे? मतलब मान के चलो कल को आपने सोचा है कि मैं क्या करूं, मैं ना एक पब्लिक पब्लिक कंपनी खोलता हूं, है ना? आपने ऐसा सोचा, आपके पास कुछ पैसों की कमी पड़ गई, है ना? तो वो पैसे आपने सोचा अब किससे लूं पैसे, तो आप गए पब्लिक के पास, और आप पब्लिक के पास गए और आपने बोला कि लाओ लाओ पैसे लाओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जब आपको पब्लिक क्या करेगी? पैसे देगी, तो फिर आपसे क्या लेगी? आपसे क्या लेगी? आपसे कुछ ना कुछ अमाउंट लेगी। अमाउंट मतलब शेयर्स लेगी, पार्ट लेगी, ओनरशिप लेगी। किस में ओनरशिप लेगी? आपकी ही कंपनी में कुछ ना कुछ ओनरशिप लेगी, सो दैट आपको क्या मिलेगा? आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, आपको मतलब शेयर होल्डर्स को उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इंटरेस्ट मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा उसके बदले में? आपको फंड्स मिलेंगे, ताकि आप उन सारे फंड्स का यूज कर सके किस चीज में? अपनी कंपनीज को चलाने में। बात समझ में यहाँ तक? यस। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? नो। चलिए अब कहता है देखो, सबसे पहली बात, हमने ये चैप्टर ही स्टार्ट किया था, किस नाम से था ये चैप्टर? कहता है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो मैम अभी तक हमने सिलेक्शन तो किया ही नहीं, और क्या क्या ऐसे मतलब एक लेवल्स होंगे, क्या क्या ऐसे बेंचमार्क होगा जिसके बेंचमार्क के हिसाब से मैं ये डिसाइड करूंगा या करूंगी कि मुझे कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए। ये वो कौन सा ऐसा बेंचमार्क होगा जो मुझे ये बताएगा कि मैं कौन से बेंचमार्क के हिसाब से मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करना चाहिए, मैम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चूज करना चाहिए, मैम कंपनी भी तो चूज कर सकता हूँ, कंपनी में भी मैं प्राइवेट कंपनी चूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, यस और नो? तो ऐसे कौन कौन से बेंचमार्क हैं? तो कहता है सबसे पहले बेंचमार्क है कि बिजनेस नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आपको कैसा बिजनेस एक्टिविटी करना है? यस और नो? आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कैसा होगा, डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा बिजनेस आपके लिए सूटेबल होगा। दूसरा कहता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। आप कितने बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं? आप लोकल लेवल पे काम करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं एरिया वाइज काम करना चाहते हैं, आप नेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, आप स्टेट वाइज काम करना चाहते हैं, आप या फिर इंटरनेशनल लेवल तक भी जाना चाहते हैं। मतलब आपका जो ऑपरेशन का जो स्कोप है वो कहाँ तक है, जो स्केल है वो कहाँ तक है। मान के चलो जो भुजिया है हल्दीराम्स का, वो भुजिया आपके दुकान, आपके घर के नीचे इधर उधर शॉप में भी मिल जाते हैं, लेकिन क्या वही भुजिया, मतलब हल्दीराम्स का भुजिया नहीं, जो नॉर्मल लोकल लोग भुजिया वगैरह बेचते हैं, तो क्या वही भुजिया क्या आपको दुबई मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन है, स्केल ऑफ ऑपरेशन है, वो बहुत लोकल लेवल तक क्या है, सीमित है, उसके ऊपर है ही नहीं। लेकिन वही हल्दीराम्स का भुजिया क्या आपको दुबई जाओगे दुबई में मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। बात समझ में आई यहाँ तक? तो क्या हल्दीराम्स आपको क्या लगता है, कंपनी होगा कि क्या होगा? ऑफ कोर्स कंपनी होगा। तो कहता है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन कितना बड़ा है, तो डिपेंड करता है कि आपको कितना कौन सा बिजनेस चूज करना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर टू यू गाइज? यस।
नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट। कहता है देखो आपके पास कितना कैपिटल है और आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए वो डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सी कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो कहता है ये भी चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यस और नो? यस। फिर कहता है मैनेजरियल एबिलिटी। आप देखते हो, अब देखो अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो क्या आपको मैनेजर एबिलिटीज होनी चाहिए आपके अंदर, यस और नो? यस ऑफ कोर्स। अगर आपने कंपनी को सेटअप किया है और आपके अंदर कोई भी मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह है ही नहीं तो क्या आपका कंपनी सेटअप सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको तो कैसा चाहिए? ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि आपके कंपनी को क्या करे, मैनेज करके चले अच्छे से। तो क्या आपको स्किल्स की जरूरत है? एग्जैक्टली स्किल्स की जरूरत है। लेकिन मान लो कल को मैं वही बिजनेस खोलती हूँ तो क्या मुझे किसी मैनेजर स्किल की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जो मैं दुकान खोल रही हूँ उस दुकान में मैं खुद ही एक्सपर्ट होंगी ना। बात समझ में यहाँ तक? यस। फिर कहता है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। मैंने कहा देखो मैं एक ऐसा बिजनेस खोलना चाहती हूँ जिसमें मुझे कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, मैं ही पूरा बिजनेस कंट्रोल करूँ। तो भाई आपको अगर अब मान लो आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे, कौन सा कंपनी को कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करने के लिए? तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे ना मैम सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लीजिए क्योंकि सिंगल कंट्रोल है ना, या फिर आप ओपीसी खोल सकते हो, यस और नो? यस। लेकिन मैं वही बोलूं कि मैं चाहती हूँ अलग अलग लोगों में जो ये मैनेजमेंट की स्किल्स है, जो ये मैनेजमेंट का कंट्रोल है, वो सब क्या हो जाए, बढ़ जाए। मेरे को सारा काम ना करना पड़े, बाकी के भी लोग क्या करें, कंट्रोल वगैरह को अच्छे से लेके चले। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आप उस हिसाब से क्या करेंगे, उस हिसाब से सेलेक्ट करके उनको बिजनेस एबिलिटी देंगे। फिर कहता है रिस्क एंड लायबिलिटी। आपको कितनी रिस्क लेनी है और कितनी लायबिलिटीज वगैरह आप झेल पाएंगे, ये सारी चीजें भी मैटर करती है किस चीज में, आपके बिजनेस को सेलेक्ट करवाने में। मान के चलो मैं बोलूं कि भैया मुझे तो कम से कम रिस्क लेना है, तो आप क्या बोलेंगे? तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोलो। क्यों? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर काम में एक्सपर्ट हो ना, तो रिस्क कम है। लेकिन वहीं अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कंपनी खोलो तो ह्यूज रिस्क हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटा स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस मैं चाहती हूँ मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, मेरा बिजनेस चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो क्या अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लूँगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्या मैं अगर पार्टनरशिप खोल लूँगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्योंकि तो मुझे क्या खोलना चाहिए? तो मुझे सजेस्ट किया जाएगा क्या कि मुझे कंपनी खोलना चाहिए। बात समझ आ रहे हो? बात समझ पा रहे हो आप लोग? यस। नेक्स्ट कहता है एडमिनिस्ट्रेशन कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या नहीं है। मेरी अगर प्रायोरिटी होगी कि मेरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो मैं उस हिसाब से क्या करूँगी, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करूँगी। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। भाई मैंने कहा देखो मैं तो अपना प्रॉफिट किसी से शेयर ही नहीं कर सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोग मुझे क्या बोलेंगे कि भैया अगर आपको ऐसा है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं करना चाहते हो, अगेन यू हैव टू गो विद सोल प्रोप्राइटरशिप और इधर पार्टनरशिप और इधर विद ओपीसी। और अगर मैं बोलूं कि मैं चाहती हूं कि मेरे प्रॉफिट भी शेयर हो जाए और मेरे लॉस भी शेयर हो जाए, तो फिर आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि आप एक काम कर सकते हो, या तो आप पार्टनरशिप खोल सकते हो आप, या तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोल सकते हो। बात समझ आ रही है आपको यहाँ तक? यस। फिर उसके बाद कॉस्ट, प्रोसीजर, गवर्नमेंट का रेगुलेशन, ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई मैं कोई कंपनी स्टार्ट करूंगी उसमें कितना खर्चा लगेगा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूंगी उसमें कौन से बिजनेस करने में कौन सा कितना खर्चा लगेगा। एलएलपी स्टार्ट करूँ कि कंपनी स्टार्ट करूँ, कंपनी में प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करूँ कि पब्लिक कंपनी स्टार्ट करूँ, फिर उसके बाद पार्टनरशिप स्टार्ट करूँ कि एलएलपी स्टार्ट करूँ, या सुनो। तो कहता है देखो कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा, कि कितनी प्रोसीजर होगी। मैं तो कहती हूँ भाई इतना माथा पेची मुझसे हो ही नहीं पाएगा। मैं तो क्या करूँगी, मैं तो भाई कम से कम प्रोसीजर में चीज़ों को खोलना चाहूँगी और बिल्कुल ही इतना कुछ दिमाग नहीं लगा सकती मैं, है ना। तो भाई और मेरे को कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशंस वगैरह कॉन्ट्रवीन वगैरह नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो आप लोग? ये सारे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये सारे हम लोग बेंचमार्क पढ़ रहे हैं। तो मैम अभी तो हमने पढ़ा नहीं, इसके हम लोग अलग से चार्ट में इसको मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू चार्ट में मैंने इसको अलग से समझाया हुआ है। अभी समझाऊंगी आप लोगों को, अगर आज की क्लास में हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, चार्ट के थ्रू एक एक मतलब मान के चलो जितने भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी यहाँ पे हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे, ऐसे डालेंगे सोल प्रोप्राइटर, यहाँ पे डालेंगे पार्टनरशिप, यहाँ पे डालेंगे कंपनी,
मान के चलो यहाँ पे और ले आओ LLP सेक्शन 8, मतलब जितने भी हमने पढ़े उन सबको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर हम बताएंगे लास्ट में फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे कि जो भी व्यक्ति आया है आपके पास उसको कौन से टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाना चाहिए। आई बात समझ में यहाँ तक? कोई दिक्कत है? नहीं। फिर कहता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कितनी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीकेशन कितना टैक्स आपके ऊपर लगेगा। देखो भाई, कई लोग कम से कम टैक्स इम्प्लीमेंटेशन की वजह से ही अलग अलग टाइप के वो सोचते हैं कि चलो भाई एक काम करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लेते हैं, क्योंकि भाई उसमें तो हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको जैसे बताया कि आपका अपना ही क्या होगा, अपना ही इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आप अपने उसको भर दोगे। क्या कोई अलग से कुछ करने की जरूरत है? नहीं। लेकिन मान लो वही कंपनी है तो कंपनी के ऊपर तो भाई फ्लैट रेट से आपका टैक्स लगेगा। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? तो कहता है टैक्स इम्प्लीमेंटेशन किस हिसाब से होगी वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है जियोग्राफिकल मोबिलिटी, वही जो मैंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस सिर्फ लोकल लेवल पे रहे, रीजनल लेवल पे रहे, या नेशनल लेवल पे रहे, या इंटरनेशनल मार्केट में भी जाए, तो मैं मेरी जियोग्राफिकल मोबिलिटी कितनी है, मैं कितना अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को, अपने कंपनी को कहाँ कहाँ तक स्टेबल करना चाहती हूँ, वो डिपेंड करेगा कि मुझे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एग्जांपल लें तो मान लो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर आप करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ आप लोग रीजनल लेवल पे रह जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। फिर मान लो अगर आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो क्या आप लोकल लेवल पे रह जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। अगर आप लोग LLP लेवल पे करते हैं तो आपको नहीं लगता कि भाई LLP एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, यस और नो? तो ये हो जाएगा आपका नेशनल लेवल पे हो जाएगा, यस और नो? बिल्कुल। और कंपनी अगर आप खोलते हैं तो ये कैसा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है बेटा। हर एक देश में भी आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स या फिर आपके ब्रांड्स क्या होंगे, अवेलेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्दीराम्स का भुजिया इंडिया में भी अवेलेबल है और हल्दीराम्स का भुजिया दुबई एंड अदर मेनी मोर कंट्रीज में भी क्या है, अवेलेबल है। तो आपको क्या लगता है कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा? कंपनी ही होगा। तो ऑपरेशन का आपका क्या लेवल है, जियोग्राफिकल लेवल क्या है, वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। क्या आप अपनी ओनरशिप को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कल को अगर आपको ओनरशिप को ट्रांसफर करना पड़ गया तो क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो ये सारी चीजें भी देखेंगे हम लोग। फिर कहता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैनेजरल नीड्स की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अगर मैनेजरल नीड नहीं है तो भाई आपका बिजनेस क्या नहीं होगा, आपका बिजनेस भाई नहीं चल पाएगा। मैं एक बात बताओ मुझे कि क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको मैनेजरल नीड की ज़रूरत पड़ेगी? ऑफ कोर्स नहीं पड़ेगी भाई। आप जो काम कर रहे हो यू आर एक्सपर्ट इन इट। अगर मैं कल को अपना क्लास खोलूं तो मैं उसमें एक्सपर्ट हूं ना, तभी तो मैं खोल रही हूँ। कल को मैं जाके अपनी फर्म खोलूं, CA फर्म, तो मैं CA हूँ और मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, तभी तो आई एम एबल टू डू दैट ना। अगर मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूँ तो क्या मैं उस काम को करूँगी? अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चला रही हूँ, नहीं करूँगी। लेकिन वहीं अगर मैं कंपनी खोलती हूँ तो क्या मुझे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि सिर्फ एक सेगमेंट थोड़ी है, छोटा थोड़ी है। अभी मैंने क्या कहा, इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो क्या मुझे अलग अलग डिफरेंट अलग अलग मैनेजमेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। और मुझे बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। मान के चलो एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए, मान के चलो आपके क्या कहते हैं सेल्स को देखने के लिए, परचेजेस को देखने के लिए, इन सब को देखने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कह रहे हैं सीक्रेसी। कहते हैं देखो सीक्रेसी में आप अगर चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो सीक्रेट रहे, उसके कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए, तो भाई आपको तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप ही चूज करना चाहिए। क्योंकि कंपनी अगर आपने खोला तो आपको क्या लगता है कि कंपनी के अंदर कोई भी सीक्रेसी होती है? नहीं, कोई भी सीक्रेसी नहीं होती कंपनी के अंदर। क्यों नहीं होती? क्योंकि भाई कंपनी कल को आके आपसे पैसा मांगेगी और आपको बोलेगी कि लाओ पैसे दो, है ना। आप यू आर अ पब्लिक शेयर और आप क्या करने जा रहे हैं, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो आप पूछेंगे, मान के चलो कल को अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 10 रुपये दे दो, मैं अपने बिजनेस में स्टार्ट करूँगी, तो आप 10 रुपये के लिए भी पूछोगे कि मैम आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना डेट्स है आपका, कितने मेंबर्स हैं आपके कंपनी में, कितने शेयर होल्डर्स हैं, आप कितना डिविडेंड देते हैं, सब पूछोगे कि नहीं? 10 रुपये के लिए सोचो।
तो वहीं जहाँ पे लोग इतनी भारी भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो सारे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। और लास्ट में कहता है इंटरडिपेंडेंसी, कि क्या आपका जो कंपनी है क्या वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर या नहीं है, कितना ज़्यादा इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर या नहीं है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो ये सारे आपके बेंचमार्क्स हैं। कितने बेंचमार्क हो गए टोटल? आपके 16 बेंचमार्क हो गए हैं, जिन बेंचमार्क को देखते हुए आप चूज करेंगे कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए। तो मैम क्या हम ऐसे पढ़ेंगे? ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कैसे पढ़ेंगे? जो मैंने अभी आपको बताया है, जो मैंने चार्ट बनाया है, चार्ट के थ्रू हम उसको समझेंगे एंड देन देखना जैसे ही आप उस चार्ट के थ्रू आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो ये क्वेश्चंस हैं, ये रहे क्वेश्चंस, आप देखना आप अपने आप ही उस क्वेश्चंस का क्या करेंगे, एकदम फट 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 जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा, है ना। इसमें भी ऐसा कुछ बहुत भारी नहीं है बुक के अंदर भी, बट वो जो चार्ट है वो बहुत इजी कर देगा आपको, क्या ये सारे ही चीज़ों को क्या कर देगा, एकदम ईजी कर देगा। जैसे मान लो पूछेगा कि भाई आप कौन कौन से फैक्टर्स है, देखो अभी एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको खुद ही पता है, अभी हमने 16 फैक्टर्स पूछे पढ़े हैं हमने, है ना, तो सारे 16 फैक्टर्स लिख दो। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कितने मार्क का क्वेश्चन है, अगर कम मार्क्स का है तो आप उस अकॉर्डिंगली उसको आंसर करेंगे। समझ रहे हो आप लोग? यस, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्लैरिटी मिल रही है? अब देखिए जैसे कहता है कि व्हाई डू यू प्रेफर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक्सप्लेन। ये आप कब कब एक्सप्लेन कर पाओगे? जब हम उन सभी 16 बेंचमार्क को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप ये सारी चीजें कर पाएंगे। इस बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस। तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, फिर हम उसको मॉड्यूल से और बुक से क्या करेंगे, बुक से उसको पढ़ेंगे कि एक्चुअली में क्या कहता है, मतलब लैंग्वेज क्या है इसका। एंड देन जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बुक में दे रखा है वो भी, जो लास्ट ईयर में आया है वो भी, वो हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और लिख के भी देखेंगे उनको, है ना। एंड देन लास्ट में उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट लेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू, वी आर आवर स्टडी अप्रोच इज गोइंग टू बी। ओके, यहाँ तक समझ में आई? अच्छा, तो आप लोगों को और क्या करना है? तो बेटा आप लोगों को यही करना है कि जितना हमने एक दिन में पढ़ा, आज जितना हमने पढ़ा, वो आपको क्या करना है, अगले दिन नहीं, सेम डे में आपको क्या करके लाना है, उसको पढ़ के लाना है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, क्या आप कर लोगे? बिल्कुल कर पाओगे। तो इसी को हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे कर लोगे, इसको हम लोग क्या कैसे करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। तो इस नेक्स्ट